मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में मांग का नियम और मांग की लोच हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। कौन कौन मैंने आपको बता दिया, पर आज हम लोग एक एक करके सब कुछ चित्र द्वारा समझेंगे। देखिए, मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है पूर्णता लोचदार मांग। ये पूर्णतः लोचदार मांग क्या होता है? पूर्णतः लोचदार मांग जब कोई भी वस्तु का दाम थोड़ा भी कम होता है तो वस्तु की मांग अंततः बढ़ जाती है, और जब कोई भी वस्तु का दाम थोड़ा भी बढ़ जाता है तो वस्तु की मांग पूरी तरह से घट जाती है। इसे ही पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। इसे देखिए, एक चित्र द्वारा हम लोग स्पष्ट करते हैं। ये लाइन बड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ लेंगे हम लोग y, यहाँ o y एक्सिस है ये, और वो x एक्सिस है ये। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मूल्य, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मांग की मात्रा। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर प्राइस थोड़ा भी कम होगा तो मांग अंततः बढ़ जाएगा। ये PD हो गया लाइन, ठीक है। अगर मांग थोड़ा भी कम होगा तो यदि मूल्य थोड़ा भी कम होगा तो मांग जो है वो अंततः बढ़ जाएगा, जबकि अगर मूल्य थोड़ा भी बढ़ जाएगा तो मांग पूर्णतः खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, चित्र में स्पष्ट होता है कि मांग की रेखा PD वास्तव में OX के समानांतर है, ठीक है। PD रेखा जो है, PD रेखा है, ये वास्तव में OX रेखा के समानांतर है। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये PD रेखा जो है ये OX रेखा के समानांतर है, जिसका मतलब है कि ये मूल्य है ना, ये प्राइस जो है ये मूल्य है। OP में थोड़ी सी भी कमी हो तो मांग बढ़कर अंततः हो जाएगी, तथा मूल्य में यदि थोड़ी सी भी वृद्धि हो तो मांग घटकर शून्य हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। पूर्ण लोचदार मांग का उदाहरण देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी वस्तु का दाम थोड़ा कम होता है तो हम उतना ही लेंगे जितना हमें ज़रूरत है, या फिर उससे कुछ हद तक बढ़ा के लेंगे। पर यहाँ पर पूर्ण लोचदार मांग का मतलब है कि जैसे ही थोड़ी सी भी मूल्य कम हुई, उस वस्तु का मांग अंततः बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो ये हमारे अभी के जो टाइम है उसमें नहीं होता, ठीक है। ये पूर्ण लोचदार मांग सिर्फ मांग के प्रकार का एक रूप है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या है? सेकंड नंबर में हम लोग देखते हैं समलोचदार मांग। समलोचदार मांग या मांग की लोच इकाई के बराबर। लेकिन ध्यान आपको देखिए, इसको दो चीज बोलते हैं, समलोचदार मांग बोलते हैं या मांग की लोच इकाई के बराबर भी कहा जाता है, परंतु जिसका जो मेन नाम है वो क्या है? समलोचदार मांग। पहला हमने पढ़ा था
पूर्णतः लोचदार मांग और दूसरा हम पढ़ रहे हैं सम लोचदार मांग। अब सम लोचदार मांग हम किसे कहते हैं ये आप लिख लेंगे। जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो उसी अनुपात में मांग में भी परिवर्तन होने लगता है तो उसे सम लोचदार मांग या मांग की लोच इकाई कहते हैं। ठीक है, जिस अनुपात में जिस तरह से मूल्य में कमी हुई उसी हिसाब से उसी प्रतिशत में मांग में भी वृद्धि या कमी होती है उसे समलोचदार मांग कहते हैं। पहले वाले में मैंने आपको बताया कि ये हमारी आर्थिक स्थिति में कार्य नहीं करता, परंतु समलोचदार मांग हमारी इकाई में कार्य करता है, ये वर्तमान स्थिति में कार्य करता है कि किसी भी इकाई की जब मांग कम होती, जब मूल्य कम होती है तो उसकी डिमांड उसी प्रतिशत से बढ़ती है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम डिमांड नहीं बढ़ती। ठीक है, इसको देखिए हम लोग एक चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं। ठीक है, ये है y एक्सिस, ये है O और ये है x। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारे मूल्य में परिवर्तन होता है, मान लीजिए ये P हमारा प्राइस है और ये सबसे पहले तो हमको देखना है कि इसमें समलोचदार रेखा किसे कहते हैं। ये एक इस तरह की रेखा बनती है जिसे कहते हैं समलोचदार रेखा। इसे D और D से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले आप फिगर में समलोचदार की रेखा बनाते हैं क्योंकि यही रेखा हमें बताती है कि कितने प्रतिशत वस्तुओं में कमी हुई या कितनी प्रतिशत वस्तुओं में बिक्री में अधिक हुई। ये देखिए, जैसे प्राइस हमारा P, जैसे प्राइस हमारा इस लाइन को टच करेगा ये क्वांटिटी में पहुंच जाएगा। ठीक है, P से Q क्वांटिटी, प्राइस से Q। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा P1 होगा, ये इस लाइन को कर्व को कट करके नीचे आ जाएगा एक Q1 में। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं मांग की मात्रा, मांग की मात्रा। और यहाँ पे हम लिखते हैं मूल्य, ये है P1। जैसे ही हमारा मांग P से P1 हो गया वो क्वांटिटी Q से Q1 में चली गई। सबसे पहले तो हमें देखना है D क्या है। D समलोचदार रेखा है। D क्या है, समलोचदार रेखा है। और उसके बाद आप देखिए P1 की दूरी ठीक Q1 की दूरी के बराबर है। P1 की दूरी ठीक Q1 की दूरी के बराबर है। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया कि समलोचदार मांग या मांग लोच की इकाई किसे कहते हैं। हमें ध्यान देना है ये D यहाँ पे क्या है, समलोचदार की रेखा है और P1 की दूरी ठीक Q1 की दूरी के बराबर है। यदि आप लिखना चाहें तो लिख लें, यदि मूल्य में परिवर्तन P1 को एक अथवा इकाई मान लें तो मांग में हुआ परिवर्तन Q1 भी एक अथवा इकाई ही माना जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर, अतः समलोचदार मांग को मांग की लोच इकाई के बराबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या आता है, थर्ड नंबर में आ जाता है, यहाँ से बता देते हैं।
थर्ड नंबर में देखिए सापेक्षिक सापेक्षित लोचदार मांग या मांग की लोच से अधिक, मांग की लोच से अधिक। सापेक्षित लोचदार मांग या मांग की लोच से अधिक किसे किसे कहते हैं? देखिए, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा है उससे अधिक अनुपात में मांग में परिवर्तन हो। क्या बोल रहा है आपको? जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो उससे अधिक अनुपात में मांग में परिवर्तन हो इसे सापेक्षित लोचदार मांग या मांग की लोच इकाई से अधिक कहते हैं। ठीक है, सापेक्षित लोचदार मांग। सापेक्षित लोचदार मांग में क्या होगा? जिस अनुपात से मूल्य में परिवर्तन हो रहा है उससे अधिक अनुपात से वृद्धि, उससे अधिक अनुपात से मांग में परिवर्तन हो तो उसे सापेक्षित लोचदार मांग कहते हैं। इसे भी एक चित्र द्वारा देख लेते हैं हम। देखिए, ये है y रेखा, ये है x, ये है O। यहाँ पर भी चूंकि हमको सापेक्षित लोचदार मांग बनाना है आपको सबसे पहले डी की रेखा बना देनी है। ठीक है, ये है आपका डी। यही जो डी रेखा है ये सम लोचदार मांग की रेखा है। मैंने पहले भी आप लोग को लिखवा दिया था। अब यहाँ पे हमें देखना है कि P1 की दूरी अब हम लोग यहाँ देखेंगे P1। वहां पे हम लोग क्या देखें? हम लोग सेकेंड नंबर में देखें कि सम लोचदार मांग की रेखा में हमने देखा P1 की दूरी ठीक Q1 की दूरी के बराबर है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे P1 की दूरी Q1 की दूरी से अधिक होना चाहिए। P1 की दूरी Q1 की दूरी से अधिक होना चाहिए। ये P है, ये P1 है, ये Q है और ये Q1 है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि डी सापेक्षित लोचदार मांग की रेखा है। ये डी सापेक्षित लोचदार मांग की रेखा है। ठीक है, डी सापेक्षित लोचदार मांग की रेखा है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सापेक्षित लोचदार मांग को मांग की लोच इकाई से अधिक भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यदि मूल्य में हुए परिवर्तन PP को एक अथवा इकाई मान लिया जाए तो Q1 की दूरी P1 की दूरी से अधिक हो जाती है। सिर्फ यहीं पर चेंजेस है, ध्यान देंगे आप। सिर्फ यहीं पर चेंजेस है कि P1 की दूरी Q1 की दूरी से अधिक हो जाता है। दोनों में आपको अंतर समझ में आया ना? क्योंकि फिगर एक ही है, फिगर को देखा जाए तो एक ही दिखता है। सापेक्षित मांग की लोचदार मांग और क्या था? सम लोचदार मांग। ठीक है, ये दोनों का फिगर एक ही है, पर चेंजेस कहाँ पे है ध्यान देंगे। वहाँ पे P1 और P1 की दूरी Q1 और Q1 की दूरी से बराबर था, पर यहाँ पे P और P1 की दूरी Q1 की दूरी से अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 4 नंबर देख लेते हैं जल्दी से।
सपेक्षित बेरोजगार मांग, सपेक्षित बेरोजगार मांग, और इसे कहते हैं मांग की इकाई से कम। यहाँ पे फटाफट आप फिगर देखिए, उसी तरह का फिगर बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा o, ठीक है। यहाँ पर भी डी सपेक्षित लोचदार रेखा आपको लेनी है। यहाँ पे हमको लेना है P1 और यहाँ पे लेना है हमको P और P1, यहाँ पे लेना है Q और Q1। अब यहाँ पर का डिफरेंसेस देखिए, ये डी सपेक्षित मान की रेखा है, इसको आपको ध्यान है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या दिखाता है। सपेक्षित बेरोजगार मांग जो होता है उसमें बताता है जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा है उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो उसे सपेक्षित बेरोजगार मांग की रेखा कहते हैं, ठीक है। सपेक्षित बेरोजगार मांग में क्या हुआ, सपेक्षित लोचदार मांग में क्या हुआ था, उसमें जिस अनुपात में मूल्य में कमी हो रही थी उससे अधिक अनुपात में मांग में वृद्धि या कमी हो रही थी। पर सपेक्षित बेरोजगार मांग में क्या होता है कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें क्या डिफरेंसेस है, इसमें डिफरेंसेस यह है कि Q और Q1 की दूरी P1 की दूरी से कम है, ठीक है। P1 की दूरी Q1 की दूरी से कम है, ठीक है। ये क्या हो गया, कम हो गया। और डी समलोचदार रेखा है, ये आपको पता है। रेखा है डी समलोचदार रेखा है। इसके आगे एक और बचा हुआ है जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।